एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉ ग्लोरी। आई एम रश्मि शर्मा। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट से। क्या है कि क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल हैं या नहीं है, वेदर फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड और नॉट। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज़ अ सेटल्ड पोजीशन, मतलब अभी के लिए क्या पोजीशन है, क्योंकि अभी जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो उसके बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल भी है। ठीक है, पर नाउ व्हाट इज़ द सेटल्ड पोजीशन, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। सो गाइस देखिए, जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है अंडर आर्टिकल 368 में फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की। ठीक है, पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, बट जब भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जाएगा तो जो हमारे बेसिक फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, अब बेसिक फीचर क्या है, बेसिक फीचर की कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे केसेस में अलग अलग टाइम पे जो बेसिक फीचर्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, वो बताते हैं। ठीक है, सो फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं बट सब्जेक्ट टू द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सेटल्ड पोजीशन है। अब हम देखते हैं व्हाट इज अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो कि काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है। ठीक है, वो क्या था। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसको हम कैसे रिमाइंड करेंगे, शंकर जी। ठीक है, शंकर जी से हम इसको याद करेंगे। तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का ये केस है। इस केस में क्या था, इस केस में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1951 में हुआ था उसको चैलेंज किया था। कौन से आर्टिकल थे जिसको चैलेंज किया था, 31A एंड B। 31A इज रिलेटेड टू एग्रीरियन रिफॉर्म्स। ठीक है, और 31B भी इससे लिंक्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे दो आर्टिकल्स 31A एंड B को चैलेंज किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्वेश्चन फ्रेम किया गया, इस पर्टिकुलर केस में क्या क्वेश्चन फ्रेम किया गया, क्वेश्चन क्या था कि क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल हैं या नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे पहले शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में फॉर्म किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। ठीक है, सो आर्टिकल 368 में जो पार्लियामेंट की पावर है वो क्या है कि वो लॉ को अमेंड कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। तो इस कारण से कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि अंडर आर्टिकल 368 द पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड द फंडामेंटल राइट ऑल्सो। ठीक है, ये इसमें हेल्ड हुआ। सेकेंडली क्या हेल्ड हुआ कि जो आर्टिकल 13(2) है उसमें जो लॉ का मतलब डिफाइन किया गया है, उसमें जो अमेंडेड लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, वो इंक्लूड नहीं होते। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस 1951 में हेल्ड किया। ठीक है, उसके बाद इस केस को अपहेल्ड किया गया, कौन से केस से, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो कि 1956 में आया। इस केस में भी सेम जो हेल्ड किया गया शंकरी प्रसाद में वो ही किया गया, हेल्ड्स में भी किया गया। और इसमें वैसे फॉर इंफॉर्मेशन 17th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था। ठीक है, 17th अमेंडमेंट की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। और यहाँ पे भी यही सेम बात रिपीट की गई कि फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल होते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट केस था, नेक्स्ट केस कौन सा आया, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसने कौन से शंकरी प्रसाद वाले केस को और सज्जन सिंह वाले केस को ओवररूल किया। ठीक है, ओवररूल क्या किया, इस केस में जो कि 1967 में इंट्रोड्यूस हुआ, उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि पार्लियामेंट हैज़ पावर, पार्लियामेंट के पास जो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की कोई भी पावर नहीं है। पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता। ठीक है, और क्या बोला गया, जो अमेंडमेंट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर अमेंडमेंट किया जाता है और कोई बिल पास किया जाता है तो वो लॉ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज ऑल्सो लॉ अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में। ठीक है, एंड इफ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करती है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करती है तो वो वॉइड डिक्लेयर कर दी जाएगी। ठीक है, ये किस केस से हेल्ड हुआ, गोलकनाथ से। इसके अलावा गोलकनाथ में एक और चीज़ हेल्ड की गई कि जो आर्टिकल 368 है उसका अगर आप टाइटल देखेंगे तो क्या टाइटल है, प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ना कि पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, तो ये बात भी गोलकनाथ वर्सेस पंजाब में कही गई। उसके बाद क्या हुआ, 1971 में 24th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुआ। 1971 में 24th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया। इस अमेंडमेंट में क्या हुआ, इस अमेंडमेंट में जो भी गोलकनाथ वाला केस था, GN केस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो गोलकनाथ वाला केस था, उसमें जो भी डिफ़िकल्टीज थी, ठीक है, उसमें कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स है उनको अमेंड नहीं किया जाएगा, और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में जो लॉ है, ठीक है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ भी इंक्लूडेड है। तो अगर फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, तो वो वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये बात गोलकनाथ वाले केस में कही गई। तो ऐसे जो भी हेल्डिंग की गई, उनको इनकी डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करने के लिए जो पार्लियामेंट थी, उन्होंने 24th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया। और उसमें क्या पार्लियामेंट ने ऐड किया, फर्स्ट आर्टिकल 13 क्लॉज 4 को पार्लियामेंट ने ऐड किया 13 क्लॉज 4 में, जिसमें कहा गया है कि जो 13 के क्लॉज 4 में, ठीक है, क्या कहा गया है कि आर्टिकल 13 में कुछ भी है, जो भी लॉ बनेगी वो आर्टिकल 368 को इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है, ये बात इसमें कही गई। नेक्स्ट क्या कहा गया, जो आर्टिकल 368 है, ठीक है, आर्टिकल जो 368 है उसमें जो पार्लियामेंट की पावर है वो प्रोसीजर नहीं है, ठीक है, और उसके जो आर्टिकल 368 है उसके टाइटल को भी वहाँ पे चेंज किया गया, और क्या कहा गया कि इट प्रोवाइड्स द पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अमेंड द, रिपील, वेरी एंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड, वेरी, रिपील करने की पावर है। मतलब आर्टिकल 368 में केवल प्रोसीजर ही गिवन नहीं है, पार्लियामेंट की पावर भी है। और इसी अमेंडमेंट से 24th अमेंडमेंट से जो टाइटल है आर्टिकल 368 का, वहाँ पे प्रोसीजर एंड पावर दोनों को ऐड किया गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्या अमेंडमेंट किया गया 24th अमेंडमेंट से, कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होगा तो उस पे जो प्रेसिडेंट है उसको सहमति देनी ज़रूरी है, असेंट देना मैंडेटरी है, ठीक है, ये भी प्रेसिडेंट पे एक कंपल्शन की गई। सो फाइनली क्या हुआ कि 24th अमेंडमेंट के थ्रू जो पार्लियामेंट है उसने अपने अमेंडमेंट के स्कोप को एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। अब ये जो 24th अमेंडमेंट था, इसे किसने चैलेंज किया, केशवानंदन भारती ने। उस समय क्या था कि केशवानंदन भारती ने जो केरला में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट थे उनको चैलेंज किया, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट थे उनको चैलेंज किया। और गवर्नमेंट ने क्या किया, जब भी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस, कौन से केस, केशवानंदन भारती वर्सेस केरला का जो केस पेंडिंग था, उस ड्यूरेशन में गवर्नमेंट ने जो भी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट थी उनको शेड्यूल 9 में प्लेस कर दिया। और शेड्यूल 9 में हमें पता है कि शेड्यूल 9 में कोई एक्ट को प्लेस किया जाता है तो उसे एक ब्लैंकेट कवर मिल जाता है, एंड दैट लॉ कैन नॉट बी चैलेंज्ड इवन दो इट इज़ वॉयलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये केशवानंदन भारती केस में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या हुआ कि जब ऐसा किया गया, शेड्यूल 9 में एक्ट को प्लेस किया गया, तो इस कारण से जो चैलेंज किया गया, कौन सा आर्टिकल को चैलेंज किया, 24th, जो कि पहले वाला है, ये 24th आर्टिकल को चैलेंज किया गया। इसके बाद 25th एंड 29th, ठीक है, ये अमेंडमेंट केशवानंदन भारती वर्सेस केरला में चैलेंज किए गए। इस केस में क्या क्वेश्चन फॉर्म हुआ, ये क्वेश्चन फॉर्म हुआ कि व्हाट इज एक्सटेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट की कितनी पावर है, कि वो अनलिमिटेड पावर है, ठीक है, ये क्या पावर अनलिमिटेड है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि यस इट इज़ अनलिमिटेड पावर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, ये हमारे लिए फाइनली डिसीजन दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है, आप आराम से आर्टिकल 368 का यूज़ कीजिए और कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को चेंज कीजिए, किसी भी पार्ट को अमेंड कीजिए, वेरी कीजिए, रिपील कीजिए, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स हैं उनका वॉयलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, उन्हें इफेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसी कारण से इस केस को, केशवानंदन भारती को हम बोलते हैं बेसिक फीचर केस,
ठीक है। बेसिक फीचर केस भी बोलते हैं, और इसी केस से डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर भी इंट्रोड्यूस की गई थी। बहुत ही लैंडमार्क केस है केशवानंदन भारती वर्सेस केरला का, ठीक है। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा कि भाई जो बेसिक फीचर है वो हमारा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, चाहे पार्लियामेंट कितना ही चेंजेस कर ले, बट इसके साथ ही कुछ इलस्ट्रेटिव लिस्ट भी कोर्ट ने दी, ठीक है। अब इलस्ट्रेटिव लिस्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो बेसिक फीचर की जो इलस्ट्रेटिव लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ केशवानंदन भारती में 5 बेसिक प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज किए गए, पर ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो बेसिक फीचर्स हैं, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। अलग अलग टाइम पे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस के थ्रू बेसिक फीचर्स को डिक्लेयर किया है, ठीक है, रिकॉग्नाइज किया है। इस केस में जो 5 बेसिक फीचर्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। क्या क्या थे? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलर करेक्टर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो करेक्टर है वो सेक्युलर है हमारे। फिर SOP मतलब सेपरेशन ऑफ पावर, किसके बीच में? L मतलब लेजिस्लेचर, E मतलब एग्जीक्यूटिव, J मतलब जुडिशरी, मतलब जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी है उनके बीच में जो पावर है वो सेपरेट रहेगी। ये भी एक बेसिक फीचर होगा, ठीक है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारे गवर्नमेंट है उसका रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक करेक्टर रहेगा। और नेक्स्ट है फेडरल करेक्टर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक फेडरल करेक्टर रहेगा। तो ये 5 इलस्ट्रेटिव बेसिक फीचर्स, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में रिकॉग्नाइज किए, ठीक है। अब उसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि ये तो केशवानंदन भारती केस से जो हुआ, ये जो हुआ इसे तो हमें नलीफाई करना चाहिए, क्योंकि बेसिक फीचर तो सुप्रीम कोर्ट बार बार रिकॉग्नाइज करेगी अलग अलग केसेस से, तो इससे तो हमारी पावर इफेक्ट होगी। तो क्या किया गवर्नमेंट ने? 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया, उसके थ्रू क्या किया? केशवानंदन भारती केस को, KB केस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, उसको नलीफाई कर दिया, उसके इफेक्ट को नलीफाई किया। और उसके नलीफाई करने के लिए आर्टिकल 368 का क्लॉज 4 एंड 5 को ऐड किया गया। क्या है 368 का 4? सिंपल, 368 का क्लॉज 4 बोलता है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया तो उसे किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब क्या कि, और मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, ठीक है, उसे इस क्लॉज को ऐड करने के बाद वॉयलेट किया गया, ठीक है। और नेक्स्ट है आर्टिकल 368 सब क्लॉज 5। यहाँ पे ये मेंशन किया गया कि जो पार्लियामेंट है उसकी जो अमेंडिंग पावर होगी वो उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, नो लिमिटेशन, दैट इज इट इज़ अनलिमिटेड पावर, ठीक है, पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? तो फिर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने क्या किया? नेक्स्ट एक केस इंट्रोड्यूस किया। कौन सा केस है? मिनर्वा मिल्स, ठीक है, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में। इसमें क्या किया गया? 368 के सब के क्लॉज 4 एंड 5 को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक किया। क्यों किया? क्योंकि जो अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट की, लिमिटेड अमेंडिंग पावर, ये भी एक बेसिक फीचर है। क्या? लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट इज ऑल्सो अ बेसिक फीचर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेसिक फीचर मानते हुए आर्टिकल 368 के क्लॉज 4 एंड 5 को स्ट्रक आउट कर दिया, ठीक है। सो फाइनली जो हमने सेटल्ड पोजीशन पढ़ी स्टार्टिंग में कि पार्लियामेंट इज अ पावर टू amend any part of the constitution, repeal and vary any part of the constitution, but it's will be subject to the basic feature। मतलब जो हमारे बेसिक फीचर्स हैं उन्हें वॉयलेट नहीं किया जाएगा। अब बेसिक फीचर केशवानंदन भारती केस से तो 5 बताए गए, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए और भी अदर पार्ट्स, ठीक है। सो IR कोहलू वर्सेस तमिलनाडु का एक केस में और इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में क्या हुआ कि जो 9 शेड्यूल में जो भी लॉ प्लेस की गई, कौन से केस के बाद? केशवानंदन भारती केस के पास, ठीक है, वो सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू है। मतलब 24 अप्रैल 1974 को जो केशवानंदन भारती का जजमेंट दिया गया, उसके बाद कोई भी अगर लॉ 9th शेड्यूल में प्लेस की गई, ठीक है, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है।
अगर वो बेसिक फीचर को डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस वीडियो सीरीज़ में इसको डिस्कस किया। सो गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and thank you for watching.